ये हमारे प्रोजेक्ट का यूज़र इंटरफेस है। आप व्यू डिटेल में जाके भी प्रोडक्ट्स अपने देख सकते हो और यहाँ से ऐड करोगे, और अगर आप वहाँ से ऐड टू कार्ट भी करोगी तब भी आपके पास ये व्यू डिटेल्स वाला ही पेज आएगा। यहाँ से आप प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में लेना चाहती हो वो सिलेक्ट करोगे और ऐड टू कार्ट कर दोगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपके पास ये ऊपर आइटम शो हो रही है कि कितनी आपकी आइटम जो है वो कार्ट में जा चुकी हैं। आपके उस पर क्लिक करोगे, कार्ट आपका शॉपिंग कार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे आप प्रोसेस जब करोगे ना, चेकआउट करोगे, तो ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप लॉगिन नहीं कर लेते। लॉगिन करने के बाद ये अगले पेज पे लेके जाएगा। उसके बाद ये शॉप का है, ये शॉपिंग कार्ट वही वैसे ही आ गया, ठीक है। ये माई अकाउंट का आता है, इस पर भी आप क्लिक करोगे तो यही पेज नज़र आएगा। ये यूज़र का पैनल है। इसके अलावा हम जब बात करते हैं एडमिन पैनल की, तो वो उसके साथ आपकी जो है वो इमेजेस वगैरह भी ऐड होनी है। मैं एडमिन एरिया सिर्फ लिखना है एडमिन पैनल के लिए, क्योंकि ये उसी के साथ होना है। एडमिन एरिया लिखोगे, एडमिन अंडरस्कोर एरिया। मैं इसका डेटाबेस देख लूँ। अच्छा जी, admin@gmail.com इसकी ईमेल है, ठीक है। 123 इसका पासवर्ड है। ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे इसमें क्या दिखा रहा है, आपकी कितनी प्रोडक्ट्स इस वक्त ऐड है आपके सिस्टम में, ठीक है। ये वो दिखा रहा है, कितने कस्टमर्स हैं वो दिखा रहा है, प्रोडक्ट की कैटेगरीज कितनी है वो आएगी, और ऑर्डर्स कितने हैं ये वो दिखा रहा है। ये वाला डाटा अभी प्रीवियस चल रहा है, नया नहीं है। ये वाला सिर्फ डाटा प्रोडक्ट वाला सही वाला है, ये वाला अभी प्रीवियस चल रहा है, ये तीनों का, ठीक है। तो इसको ये जब मैं बना रही थी चेकिंग के दौरान जो एरर्स आ रहे थे तब हम कर रहे थे, तो ये तब क्या डाटा एंटर हुआ है, तो इसको हम अपडेट भी कर देंगे बाद में। अच्छा, सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट्स है। आपने कोई भी प्रोडक्ट ऐड करनी है तो उससे पहले आपको कैटेगरी ऐड करनी पड़ेगी और ब्रांड ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। इंसर्ट प्रोडक्ट कैटेगरी पे जाओगे, यहाँ पे आप उस कैटेगरी का नाम लिखोगे जिससे भी रिलेटेड उन्होंने बोला हुआ है कि आपको करो। जैसे उन्होंने अब टैबलेट्स का बोला हुआ था, या कैटेगरी कौन कौन सी है आपकी, ये मतलब कैट्स, जानवरों की उन्होंने कैटेगरीज आपको बोलनी थी कि आपने जानवरों की कैटेगरीज बनानी है और मेडिसिन की ब्रांड बनानी है। तो उस ब्रांड के हवाले से हर एक जो है वो मेडिसिन आनी चाहिए, और इन कैटेगरी के हवाले से भी जो है ना वो आपके पास यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स शो होनी चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी करेंगे। जैसे अब वो दिया, मैं एक कैटेगरी मज़ीद ऐड कर देती हूँ, काऊ वाली इमेज। आप मैं फ़िलहाल अभी कोई भी इमेज लगा रही हूँ जो भी मेरे पास यहाँ पे आ रही है। ऐड टू प्रोडक्ट हम कर देंगे, ये आपका आया और यहाँ पे उसने डिस्प्ले करवा दिया आपकी कि ये कैटेगरी हुई है। इसको एडिट करना है, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। वापस आपको यहीं पे कोई इमेज भी उसकी लगानी पड़ेगी और साथ में आपको नाम भी लिखना पड़ेगा। ये मैं चेंज करके दिखाने लगी इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। ये अभी इसमें ऐड नहीं हुआ, इसके वो क्यूरी का अभी कर रही थी जो आपको मैंने बताया था कि अभी थोड़ा सा काम रहता है इसका, वो मैं कर देती हूँ सेट। बाकी फंक्शनैलिटी आप समझ लेना। इसी तरीके से ब्रांड में जानी है, ब्रांड का भी वही है जो कैटेगरी वाला, सेम वही चीज़ है। और ब्रांड व्यू में इसमें भी जाएंगे तो आपके पास यही चीज़ आनी है। फिर प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। इंसर्ट प्रोडक्ट में आप करोगे, प्रोडक्ट का टाइटल आ जाना है, यहाँ से कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है जिस कैटेगरी में जाना है। फिर आपकी ये ब्रांड आनी है, जो भी ब्रांड आपने करनी है। 3 इमेजेस लगनी है लाजमी जो है वो करोगे। फिर यहाँ पे प्राइस आनी है, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आप लिखोगे और प्रोडक्ट का लेबल सेलेक्ट करोगे कि सेल के लिए है या वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। अगर कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है ना, तो आप इसके प्रोडक्ट से व्यू प्रोडक्ट में जाके यहाँ से दोबारा इसको एडिट करके तो फिर उसको आप करोगे आउट ऑफ स्टॉक, ओपन फॉर सेल से वो आउट ऑफ स्टॉक कर दोगे, ठीक है। फिर हमारे पास ये स्लाइडर आ जाता है, ये मेन पेज पे जो हमारे स्लाइडर चल रहा है ये वाला। ये स्लाइडर भी डेटाबेस से मैंने ऐड करवाया, सेम उसी तरह से ऐड हुआ है जैसे कैटेगरी, ब्रांड और प्रोडक्ट्स ऐड हुई हैं। ज़्यादा कुछ नहीं दिया इसमें, सिर्फ आप नेम दोगे, यहाँ पे इमेज दोगे। यूआरएल देने की ज़रूरत नहीं है, यूआरएल तब देना है अगर आप ऑनलाइन यहाँ पे कोई लिंक कर रहे हो।
फिर उसके बाद व्यू कस्टमर आ जाते हैं कि जितने कस्टमर्स मतलब अभी ऐड हो चुके हैं, ये उनकी डिटेल्स आ रही है कि इतने कस्टमर्स जो हैं हमारे पास वो ऐड हैं। व्यू ऑर्डर्स में हमारे ऑर्डर्स डिस्प्ले हो जाने हैं। और उसके बाद जो है ये CSS एडिटर है बनाया हुआ, ये मैं रिमूव कर दूंगी क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है आपको CSS यहाँ से चेंज करने की। फिर यहाँ से जो है ना वो एडमिन के यूज़र्स आने हैं कि कितने एडमिन आपके मौजूद हैं, ये एडमिन का आ गया। और साथ में इंसर्ट व्यू में करके उसका अगर आप मज़ीद किसी को ऐड करना चाहते हो एडमिन के तौर पे, और यहाँ से वो एडमिन जो है वो अपनी प्रोफाइल करता है। इसको भी मैंने रिमूव कर दिया था पेज को, ठीक है, और मैं ये चीज़ भी इसकी डिलीट कर दूँगी। ये था हमारा एडमिन एरिया का। यहाँ पे आपके वो प्रोफाइल का आ रहा है, ये प्रोडक्ट्स का, कस्टमर्स का, और ये कैटेगरीज वगैरह, ये वही सारी चीज़ें दोबारा डिस्प्ले हो रही हैं। ठीक है, इसकी समझ आ गई जो इसकी फंक्शनैलिटी है। भी इसका मेरे ख्याल में एक और भी है, डॉक्टर वाला। डॉक्टर के लिए भी इसी तरीके से हमारा एक पेज ओपन होगा, पेट सिस्टम नाम आएगा और फिर डॉक्टर फोल्डर का नेम आ जाना। तो इसका भी यही है, इसके भी मतलब डेटाबेस सारी इसकी भी इसी तरीके से ये सारा पेज बना हुआ है डॉक्टर वाले का भी। डॉक्टर रजिस्ट्रेशन में ये doctor@gmail.com इसकी आईडी रखी है, पासवर्ड इसका 1234 है। नहीं याद होता तो आप वहाँ से देख भी सकते हो, या इसको ना किसी तरीके से अपने पास एडजस्ट कर लेना। ये मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना उस दिन बताया था आपको, ये वही कलर अभी चेंज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे व्यू अपॉइंटमेंट आ जाना है। अगर किसी ने अपॉइंटमेंट भेजी है वो उसको एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे उसका स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। अगर वो उसको रिजेक्ट कर देगा अपॉइंटमेंट का तो वो रिजेक्ट में आ जाएगा। फिर उसके बाद व्यू मैसेज का आ रहा है, यहाँ से मैसेज वो डिस्प्ले उसको करने हैं, और जो भी मतलब उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड वो भी कर रहा है। ये उसकी विजिट अपॉइंटमेंट्स का आना है, ये अभी वो सारा काम था जो हमारा पेंडिंग में रहता था करने वाला, ठीक है, जो वर्किंग उसकी हो रही थी। अब मैं कोड आपको इसका बता देती हूँ, किधर किधर कोड है, कौन सा कोड क्या काम कर रहा है। इंडेक्स पेज पे हैं हम लोग। ये जो चीज़ आपको आ रही है ना नज़र, PHP में हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है गेट कैट्स का, ठीक है। इसकी जो मतलब ये कैटेगरी अपने पेज पे लेके आने के लिए हमारा ये जो पेज है ये वाला, इसकी कैटेगरीज, ये वाली कैटेगरीज लाने के लिए हमने उसको बनाया हुआ है। लेकिन उसका जो प्रॉपर कोड है ना वो आपको यहाँ पे मिलना है फंक्शन के टेबल के अंदर। function.php की फाइल है उसमें। पेट कैट्स के नाम से मैंने बनाया, सॉरी गेट कैट्स के नाम से, मतलब गेट कैटेगरी है इसका मतलब है, शॉर्ट फॉर्म में वो कैट्स लिखा हुआ है। ये मैं आपको इसका दिखा देती हूँ, ये प्रोडक्ट वाले का। ये सारी PHP ना एक साथ ही मैंने इस पेज पे की है, मेन फंक्शंस की, जिसमें कैटेगरी आ गई। कैटेगरी को सर्च बार में जब सर्च करते हैं तो वो डिस्प्ले करवाना, फिर उसके बाद वो ब्रांड डिस्प्ले करवाना, फिर प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करवाना, फिर आपका जो है वो उसका आइटम्स को कार्ट के अंदर ऐड करना, वो सारा उसकी सबकी जो PHP है ना वो इसी पेज पे हुई है। लॉगिन वाले की जो है वो अलग अलग पेज पे है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की अलग पेज पे, बाकी जो मेन चीज़ें हैं हमारे इसके प्रोजेक्ट की उसकी सारी की इसी फंक्शन वाली फाइल में ही आपको मिलनी है। फंक्शन हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये गेट कैट्स का मैंने फंक्शन बना के इधर तक हमारा ये फंक्शन बनता है, मेथड बनता है। इसको मेथड भी कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं। उसको मैंने फिर यहाँ पे PHP में कॉल करवा दी है। ग्लोबल वेरिएबल हमने बनाया है अपनी DB को, ठीक है। डेटाबेस जो हमने बनाया था ऊपर वो कनेक्ट की हुई है, आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी जो डेटाबेस है वो कनेक्शन बना हुआ है, ये वो है। और इसका जो वेरिएबल है DB वाला, इसको हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ है। ग्लोबल वेरिएबल का ये मतलब होता है कि ये ना पूरी दुनिया में जैसे वर्ल्ड वाइड कोई चीज़ चल रही होती है ना, उस तरीके से ये हमारा जो है वो वेरिएबल लेके चलता है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ना गेट रियल IP यूज़र, ये पूरा यहाँ तक फंक्शन जो है वो हमें बना बनाया इंटरनेट से मिलता है। अब हमने IP जब भी लेनी है किसी स्टूडेंट की या किसी कस्टमर की, तो उसके लिए हमें ये ज़रूरी है ये फंक्शन लगाने हैं।
तो ये हम इंटरनेट से लेके इसको लगाते हैं, क्योंकि अपने पास से नहीं ये लिखा होता, ये सारा इंटरनेट पे ये वाला अवेलेबल होता है, इंटरनेट के थ्रू ही वो आपकी आईपी को गेट करता है। फिर वो ये कार्ड का ऐड टू कार्ड का बना हुआ है, जैसा हम प्रोडक्ट कार्ड के अंदर ऐड करते हैं ये तब आता है, उसका कोड है। ये गेट प्रो का मतलब प्रोडक्ट गेट करने का है, जब कोई क्लिक करेगा कैटेगरी पे या ब्रांड पे तो तब ये गेट प्रो की जो है ना वो प्रोडक्ट्स वो डिस्प्ले होंगे। ये आइटम्स का है, कितनी आइटम्स आपकी हैं जो वो कार्ड के अंदर जानी है उसका है। फिर उनकी टोटल प्राइस जैसे बनती है, ये वो आ गया फंक्शन। फिर यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स हैं, ये जो फैच होके पूरा ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रही है ना, ये उसका कोड है। एक तो यहाँ पे ऊपर है ना, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो वो उसी कैटेगरी की डिस्प्ले होंगी यहाँ पे, और उसके अलावा ये यहाँ पे जो आ रही है उसका फंक्शन है। यहाँ पे शॉप के अंदर भी जो आएंगी वो भी उसी फंक्शन के थ्रू आएंगी जो अभी मैंने दिखाया। फिर उसके बाद क्या है किसका, ये गेट पेजिनेटर, ये पेज की जो हमने पेजिनेशन की हुई है ना, ये वाली ये उसका फंक्शन है, ठीक है। लास्ट वाला और फर्स्ट वाला जैसे भी है वो इसको डिस्प्ले करवाएगा जितने इसके अंदर पेजेस ऐड हो जाएंगे। ये अगर आप रखना चाहोगी तो बता देना, नहीं रखना तो मैं इसको रिमूव कर दूंगी, इसका डाटा जहाँ जहाँ पे भी पड़ा है। फिर ये गेट पेजिनेशन का, हाँ जी पेजिनेशन का। उस दिन की कह जो रही है मेरा कोड कम कर दो, मैं इस वजह से मैंने पूछा, ठीक है। अच्छा गेट कैट्स का फंक्शन आ जाता है, हमने अपनी वही ग्लोबल डीबी कनेक्ट की है, कनेक्शन बनाया है, ठीक है। उसके बाद हमने कैटेगरी की है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरीज, कैटेगरीज आपके टेबल का नेम है जो यहाँ पे बना हुआ है ये वाला, ठीक है, ये कैटेगरीज का नेम है। और इसके अंदर जो है हम अपनी क्यूरी चलाते हैं, अपना जो वो पैरामीटर्स वो देते हैं दोनों पैरामीटर, और उसके बाद फिर वाइल लूप चला देते हैं। फैच एरे करते हैं, फैच एरे की वजह से हमारी जितने भी उस एरे के अंदर पड़ी हुई है डिटेल या जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं उनका डाटा आ जाएगा। फिर ये हम वो जो है ना चीज़ें डिफाइन करवा रहे हैं, जैसे हम लॉगिन करते वक्त या फिर रजिस्ट्रेशन का पेज बनाते वक्त या चीज़ें ऐड करते वक्त फॉर्म के अंदर, फॉर्म के बाद हम लोग डिफाइन करते हैं इफ़ इस सेट की तरह, इफ़ इस सेट में, तो ये वैसे ही यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। बट इसमें और उसके उसमें फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे इफ़ इस सेट में हम जो डिफाइन कर रहे हैं ये वो उसमें जो ये वाली आ रही होती है ना वैल्यू, वो नेम वाले एट्रीब्यूट की होती हैं। बट यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू हमने ली है ना, ये हमारी डेटाबेस के ये कैटेगरी का जो फोल्डर टेबल है उसके कॉलम्स की हैं, जैसे ये कैट आईडी कैट टाइटल, ठीक है, ये उसकी हैं। ये दोनों ने इनको एक एक वेरिएबल में स्टोर किया है। फिर इको हमने कर दिया, इको का मतलब आपको पता ही है कि हम लोग जो है वो उसको इको करके अपना जो प्रिंट करवा रहे हैं इसका डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपका या वेरिएबल है या जो भी डाटा आप प्रिंट करवाना चाहते हो ये वो करवा रहे हैं। अच्छा उसके बाद ये इको में हमने क्या किया है, एक लिस्ट आइटम बनाई है कि हमारी जो कैटेगरी है वो लिस्ट के तौर पे आए, जैसे ये ऊपर नीचे करके आ रही है लिस्ट बनी हुई है, ये वाली कैट डॉग बर्ड्स ये सारी चीज़ें जैसे आ रही हैं ये हमारी लिस्ट बनी हुई है। इसके लिए क्या किया है, लिस्ट आइटम यूज़ की है, इसके अंदर क्लास हमने यूज़ की है लिस्ट ग्रुप आइटम की, क्योंकि हमने यूएल नहीं लगाया तो इस सारे लिस्ट में हम हमारे पास जितनी भी आइटम्स हैं उनको आपस में ग्रुप कर दिया हमने। एंकर टैग लगाया है, ठीक है, उसमें रेफरेंस दिया हमने एच रेफरेंस दिया है इंडेक्स पेज का, ठीक है, क्यों इस वजह से क्योंकि इस इंडेक्स पेज के ऊपर हमने अपना रेफरेंस ये वाला कॉल करवाया हुआ है। मैंने बताया था ना कि एक क्वेश्चन मार्क जिसके साथ लगा होगा उससे अगले वाला जो वर्ड होगा वो हमारा रेफरेंस है जो हमने अपनी मर्जी से बनाया है, और इस रेफरेंस को हमने इक्वल कर दिया है अपने इस वेरिएबल के, ठीक है। और यहाँ से फिर ये हमने कलर उसका चेंज किया है, कैटेगरी का जो है वो ब्लैक कलर में आ रहा है, आप चाहो तो इसको जो है वो वैसे ब्लैक लिख सकते हो, जैसे मैं अभी फ़िलहाल ये रेड लिख रही हूँ तो ये रेड हो गया, ठीक है। तो उधर से आप जो भी कलर चेंज करना चाहो वो उधर से कर सकते हो। अब मैं वो आपको इंडेक्स पेज का दिखा देती हूँ जहाँ से मैंने उसको रेफ़र किया है। एडमिन वाले का जो इंडेक्स पेज है वो अलग बना हुआ है और उसका जो है वो बाकी कस्टमर वाले का ये जो है वो अलग बना हुआ है। तो अभी जो हमने ये फंक्शन का सारा काम देखा इसको जो है हमने रेफ़र किया है अपने कस्टमर वाले इंडेक्स पेज पे, सॉरी उसके एडमिन वाले पे किया हुआ है, ठीक है।
ये इस पे तो वैसे हमारा दूसरी चीज़ें आ रही हैं, ये उसके ऊपर रेफरेंस हमने डाला हुआ है इसका। ये डैशबोर्ड के लिए हमने चीज़ें डाली हुई हैं, जैसे ये रेफरेंस डाला हुआ है ना, गेट किया हुआ व्यू पी कैट्स, और ये डिलीट पी कैट्स, मतलब इसका मतलब प्रोडक्ट कैटेगरी है, इनके ऊपर हमने वो रेफरेंस डाला होता है, ये वाला जो रेफरेंस है। या फिर इसको दूसरी जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ से हमने चीज़ें डिलीट करनी है या देखनी है, वो चीज़ आ गई। और पहले ये कैटेगरी आ रही है, उसकी आईडी के कौन सी कैटेगरी है, उसके बाद हम कैटेगरी टाइटल ले रहे हैं इधर से ही, तो ये नाम डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पे। सेम यही चीज़ हमारी ये ब्रांड वाली है, सारा सारा कुछ मैंने इसी को ही सारे को कॉपी करके उस पर डाल दिया था। उसमें चेंज मैंने क्या किया है, ब्रांड वाले में यहाँ पे कैटेगरीज की जगह पे मैंने ब्रांड का नाम लिख दिया। ये मैंने ब्रांड का टेबल का नेम लिख दिया और ब्रांड आईडी और ब्रांड टाइटल लिख दिया, बाकी सारा उसका भी कोड सेम है, वो भी यहाँ पे नीचे है। ये वाला जो कोड है ना, ये इसलिए यूज़ होता है कि अगर कोई उस पर कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो फिर जितनी उस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले होंगी, उसके लिए ये फंक्शन बना के हमने उसका कोड लिखा हुआ है। ये सारा ये ब्रांड का है, सेम वैसे ही है उसके जैसे, कैटेगरी के जैसे। ये देखो ब्रांड हमने लिखा हुआ है टेबल, और ये उसके कॉलम्स आ गए। यहाँ पे इसको भी हमने गेट किया हुआ है प्रोडक्ट को, किस तरीके से, जो ऊपर हमने वो ब्रांड का नाम दिया होता है या जो भी उसका वो आप रेफरेंस बनाते हो, जैसे अब ये इंडेक्स पेज के साथ हमने ये ब्रांड का रेफरेंस बनाया, तो इसको मैं यहाँ पे इस पेज के ऊपर कॉल करवा रही हूँ, ठीक है, उसी पेज के नीचे गेट करवा रही हूँ। और इसके मदद से हम जब सिलेक्ट करते हैं अपनी कोई प्रोडक्ट, वो कोई भी कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो हमारी फिर ये प्रोडक्ट्स जो है वो सिलेक्ट होके आती हैं आईडी के थ्रू, ब्रांड आईडी के थ्रू हमारी जो जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना वो सिलेक्ट होती है। अब इस ब्रांड आईडी को हमने प्रोडक्ट के अंदर टेबल के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे ये पी कैट आईडी और कैट आईडी आ रही है, ये उसकी तरह है कैटेगरी के लिए उसका काम हुआ है, ठीक है। और अभी इसमें जो है वो ब्रांड का नहीं ऐड किया हुआ, ब्रांड पे क्लिक करने पे वो नहीं आता, लेकिन ये जैसे ये पी कैट आईडी आ रहा है इसी तरीके से उसको कॉल करवानी है यहाँ पे। बाकी ये वाइल लूप चला, जो जो आपके कॉलम्स है उनका आ गया, कॉलम की वो डिफाइन उनको हमने कर दिया और उनको एक एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है। और यहाँ पे हमने ये फिर उसका यूज़र इंटरफेस इको करवा दिया है, ये चीज़ बन गई। ये था हमारा इंडेक्स पेज के ऊपर जो आ रही थी ये इमेजेस, कैटेगरीज और ब्रांड, उसका ये हमारी नेविगेशन बार है ये सारी, ठीक है। और ये स्लाइडर का मैंने आपको बता दिया कि बैक एंड के थ्रू हमने स्लाइडर लगाया और इंडेक्स पेज के ऊपर हमने इसका कोड लिखा हुआ है। कैरेजल जो आप कह रही थी बन रहा है, ये उसके अंदर हमने ये सारा ऊपर वो स्लाइडर बना के ये इनर इसको कर दिए, इनर के अंदर हमने जो है वो अपने स्लाइडर का कोड लिखा है। ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्लाइडर, और लिमिट इसकी हमने 0 और 1 रखी है कि इससे ज़्यादा हमारी लिमिट्स ना हो, ठीक है। और बाकी ये फिर इसका कोड लिख दिया जिसकी वजह से वो डिस्प्ले करवा रहा है हमारी इमेज को। विड्थ दे दी हुई है हमने अपने स्लाइडर को, और हाइट ये दे दी हुई है कि इतना इतना हमने उसको रखना है। ये जो सोर्स आ रहा है एडमिन एरिया, ये फोल्डर का नाम है, ये जो ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर हमारा स्लाइड इमेजेस के नाम का फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर हमारी ये इमेजेस पड़ी हुई हैं। लेकिन हमने चूंकि इसको इमेज को बाद में PHP के थ्रू लिया हुआ है तो हमने यहाँ पे कॉल करवाया हुआ है स्लाइड इमेज को, तो उसको हमने यहाँ पे डिफाइन करवा दिया, इको करवा दिया हुआ है। ये प्रीवियस और नेक्स्ट वाला चल रहा है। कल पूछा था किसी ने मेरे से कि अगर हम जो है ये चीज़ ना लगाएं या हमें सुपरवाइज़र के इंडिकेटर लगाने से, ये इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, साइडों पे, तो वो हमने कैसे लगाने हैं। तो ये उसका कोड है, ठीक है। एंकर टैग के अंदर आप स्पैन यूज़ करते हो, स्पैन में आप ये ग्लिफ आइकन यूज़ करते हो, जैसे फ़ॉन्ट और समय वैसे ये ग्लिफ आइकन है। और इसके ऊपर आप ये स्पैन में फिर प्रीवियस लिखते हो, प्रीवियस को हाइड कर देते हो SR ओनली की वजह से। अगर आप ये नहीं इसको करते, ठीक है,
तो यहाँ पे आपका वो डाटा भी शो करवाता है। अब ये देखो ऊपर लेकर आ रहा प्रीवियस का, ठीक है। अगर हम उसको SR ओनली नहीं करते, उसका मतलब होता है कि ये चीज़ आई तो हो, कोड हो तो सही, लेकिन ये डिस्प्ले ना करवाए और हमें ये बता रहा हो कि ये किस वजह से ये वाला कोड इतना यूज़ हुआ है। अगर ये वाला, तो अगर हम ये नहीं लगाते तो वैसे हमें समझ नहीं आनी कि हमारा कोड क्या है और हमने इसको किस लिए लगाना है और किस लिए नहीं लगाना। उसके बाद ये जो कोड है ना, ये आपकी अच्छा सर्च जो बार इसमें के अंदर। इमेजेस स्लाइड हो रही है जो स्टिल है? हाँ जी, इमेजेस जो कैरोसेल के ऊपर जो इमेजेस हैं ये ऑटो स्लाइड है कि वो क्या नाम क्लिकेबल है? क्लिकेबल भी है, ऑटो स्लाइड भी है। ये देखें, क्लिक भी हो सकती हैं और वो भी। जब तो कैरोसेल ऑटो आप स्लाइड का कौन सा वो है? जब आप मतलब कैरोसेल कि उसकी बनाते हो ना, वो अपने आप जी ही जो है वो ऑटो बन जाता है, अगर आप बूटस्ट्रैप के थ्रू कर रहे हो तो। हमने बूटस्ट्रैप के थ्रू ठीक है। की तो हुई अगर है। इसकी वो कहते हैं कि इसकी जो क्या नाम है स्पीड है। नहीं, इसकी स्पीड का नहीं रोला होता, ये अपने आप ही एडजस्ट होती है। इसकी हम स्पीड सेट भी नहीं करते होते ना, उन्होंने उसका पूछना है। ठीक है। अगर वो आपसे पूछेंगी तो ये सर्च बार का पूछ सकती हैं। हमने जो ये ऊपर सर्च बार बनाई हुई है, ये इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आप एंटर करते हो, फ़र्ज़ करो मैं ये मेडिसिन का नेम है, इसको मैं अगर एंटर करूँगी तो फिर वो मुझे यहाँ पे उसका उस मेडिसिन से रिलेटेड दिखा देगा सारा कुछ। यहाँ अगर मैं कैट्स लिख के उसको सर्च करूँगी तो उसकी जितनी मतलब प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी मुझे यहाँ पे शो करवाएगा। ये एरर इसलिए क्योंकि हमारे इस वाले के अंदर जो है ना, वो कैट वाले के अंदर अभी प्रोडक्ट कोई नहीं है। एक ही हमने प्रोडक्ट की है, ऐड की हुई है, ठीक है, वो किसी और कैटेगरी की है, इस वाली की नहीं है। तो जब ये सारी इसकी प्रोडक्ट्स 3-4 हर कैटेगरी की एक एक ऐड हो जाएगी ना, तो फिर ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। अच्छा, अब यूज़र इंटरफेस का तो ये हो गया, इधर फ्रंट एंड का। सर्च बार का ये है। सर्च बार आपसे बनवा सकते हैं, उसका कोड नहीं लिखने को कहेंगे, ठीक है, बैक एंड का कोड, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है होता है तो वो आपको नहीं कहेंगे। ये सारा सर्च बार का ही कोड है अभी तक। उसके बाद हमारे पास ये आ गई चीज़, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हमने बनाई हुई है। यहाँ पे ये जो आप लेटेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके वो यूज़ हो रहा है। ये जो लाइन लगी हुई है ना, ये HR की मदद से हमने लाइन लगाई हुई है। ये HR लगा, इसको आपकी मर्ज़ी है, आप कितना इसको दे सकते हो। हाइट देनी है या विड्थ देनी है। मैं विड्थ अगर उसकी बढ़ाती हूँ तो ये देखो आप, ये ज़्यादा बड़ी हो गई है। हाइट अगर मैंने करनी है यहाँ पे, जितनी आप हाइट देना चाहोगे वो दे के आप करोगी, ये उस हिसाब से बनती जाएगी। HR के अंदर ही मैंने CSS की हुई है और कलर मैंने रेड लगाया है। इस तरीके से लिखना है, इस तरह से लिख लो नंबरिंग, इस तरीके से आपने रेड लिखना है, आप इस तरीके से लिख लो, ये आपकी मर्जी है। अच्छा जी, ये गेट प्रोडक्ट्स वही जो मैंने उधर आपको फंक्शन दिखाया हुआ है कि उस किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी पे आप क्लिक करोगे तो वो उसको डिस्प्ले करवाएगा। वो इस जगह पे आके उसको डिस्प्ले करवा रहा है। ये नीचे फूटर बन गया और ये आपके CDN के ही लिंक है जो हमने वो इंटरनेट से देख के लगाने होते हैं। अब ज़रा बात कर लेते हैं हम लोग उसकी एडमिन पैनल की, ठीक है। ये एडमिन पैनल जो बना है उसका कोड मैं आपको दिखा देती हूँ, चीज़ें कहाँ पे है, कैसे हैं। एडमिन पैनल के लिए ना हमने एक इंडेक्स का पेज बनाया है, ठीक है। उसके ऊपर हमने सेशन स्टार्ट किया है और ये DB का कनेक्शन हमने बना दिया हुआ है। मतलब DB हमारी इस फोल्डर के अंदर हमारा db.php का नाम का एक पेज पड़ा हुआ है। उसके अंदर हमने अपनी डेटाबेस का कनेक्शन बनाया है और उस पेज को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है ताकि हमें पूरा वो कनेक्शन ना लिखना पड़े। अच्छा, पहले कंडीशन चलाते हैं इफ़ की, और इसमें हम कहते हैं कि अगर तो हमारा सेशन स्टार्ट नहीं है, इस साइन का मतलब है कि आपका सेशन स्टार्ट नहीं है, ठीक है। तो हमें इको करवाओ और हमें दोबारा से शो करवाओ एडमिन लॉगिन का पेज ही, ठीक है, ये हमने किया है। और अगर हमारा सेशन ऑन है, मतलब हम पहले से लॉगिन है, तो फिर ये सारी चीज़ें हमें दिखानी है। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का मतलब है कि हम जब लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है, हमारे इस पेज के ऊपर जितनी ये चीज़ें आ रही हैं वो सारी उस कोड के थ्रू शो हो रही हैं।
इस कोड के थ्रू। ये हमने चीज़ें वेरीफाई पहले कर दी। अब ये वो लिंक हमारे उसी के लगे हुए हैं बूटस्ट्रैप के, और यहाँ से हम जो है वो पेजेस अपने लिंक करवाते हैं उन रेफरेंस वर्ड्स के साथ या उन रेफरेंस वैल्यूज़ के साथ, और उनके अगेंस्ट हम जो है एक कंडीशन बना के अपना पेज का नाम लिख देते हैं। अब जब हमने चेंजेस करनी है ना, और या अगर हम ये गेट वाला या ये चेंज करना चाहते हैं तो हमें उस पेज पे जाके इसको चेंज करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आएगा। अब जब मैं यहाँ पे पेज ओपन करती हूँ ना डैशबोर्ड का, ठीक है, तो डैशबोर्ड तब ओपन होना है जब ये वाला वर्ड जो है हमारा गेट करेगा पूरे प्रोजेक्ट में से, ठीक है। फिर अब ये गेट हमारा कहाँ पे हमने इसको लिखा हुआ है, हमारी जो स्लाइड बार वो साइड बार बनी हुई है इसकी एडमिन पैनल की, ये वाली साइड बार, इसके ऊपर हमने उस जो है वो डैशबोर्ड को वो रेफर किया हुआ है, रेफरेंस बनाया हुआ है। ये देखें index.php के ऊपर हम हमारा पेज है index.php, उसके ऊपर हमने डैशबोर्ड का एक रेफरेंस भेज रहे हैं अपना, कि हम तुम्हारे पेज पे अपना एक रेफरेंस भेज दें। जैसे आपके पास आपका कोई ऑफिस है, कोई क्लाइंट आता है, वो आपको कहता है कि मैंने आप मुझे कि फ़लाने बंदे ने रेफ़र किया है कि मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, आपसे काम करवाऊँ। उसी तरीके से हम ये करते हैं कि हम ये एक index.php एक ऑफिस है और इसके ऊपर हम एक रेफरेंस भेज रहे हैं, ठीक है। उस रेफरेंस का फिर हमने काम करके देना है या उस रेफरेंस के अगेंस्ट हमने काम करके देना है। तो ये भेजा है। अब हमने इस रेफरेंस के ऊपर जो है ना, इस रेफरेंस को यहाँ पे लगाने के बाद इधर क्या ये गेट किया है पहले कि हमें रेफरेंस कहाँ से मिल रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर हम एक पेज लगा देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं एक पेज। इसी तरीके से वन बाय वन सारे हमने पेजेस लगाए हुए रेफरेंस बना बना के अपने सारे, वो इसलिए कि हम जिस जगह पर भी लिंक लगाएं, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है तो हमें सिर्फ इंडेक्स का पेज का लिंक देना पड़े और साथ में हम रेफरेंस लिंक दे दें। हमें हर जगह पे जो है वो एक लंबे चौड़े रेफरेंस लिंक ना देने पड़े। जैसे हम पहले फ़र्ज़ करो एडमिन एरिया का एक टेबल है, उसके अंदर हमारा जो है ये सारे जो ये पड़ी हुई हैं फाइल्स, इनके लिंक है, तो हम जब तक एडमिन एरिया का नहीं देंगे लिंक और उसके बाद पेज का लिंक नहीं देंगे तब तक हमारा लिंक नहीं लगता था, ठीक है। अब अगर इसी एडमिन एरिया के अंदर एक और फोल्डर होता, जैसे ये अदर इमेजेस का पड़ा हुआ है या ये इंक्लूड का फोल्डर है, ठीक है, इंक्लूड के फोल्डर के अंदर हमारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो हमने जहाँ कहीं भी बाहर एडमिन के फोल्डर से बाहर कहीं देना है लिंक, तो हमें सबसे पहले उस फाइल का नाम लिखना पड़ना है, फिर उससे पहले हमें इस इंक्लूड फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा, फिर उससे पहले हमें एडमिन एरिया का नाम लिखना पड़ेगा। तो ऐसे हमें काफ़ी ज़्यादा नाम देने पड़ेंगे अपने फोल्डर्स के। तो उस चीज़ों से बचने के लिए हम इस तरीके से एक रेफरेंस बना लेते हैं, और ये थोड़ा सा प्रोफेशनली वर्क में भी ये चीज़ आती है। इंडेक्स पेज के ऊपर आप बना के रेफरेंस, ठीक है, वो उसको रेफरेंस को कॉल करवा देते हो और वहाँ पे उस रेफरेंस को गेट करके उसके अगेंस्ट जो है वो आप उसके सारे पेजेस को वन बाय वन करके लगा देते हो। तो फिर आपको जो है ना वो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ एडमिन वो इंडेक्स पेज को ही कॉल करवाना पड़ता है हर जगह पे, जैसे ये वाला कॉल किया हुआ है। तो अगर चेंजेस करनी है कहीं पे भी, या आपकी सुपरवाइज़र कहती है कि यहाँ से ये एडमिन पैनल की ये जो आपने साइड बार बनाई है इसमें से फ़लाँ चीज़ जो है वो रिमूव कर दो, जैसे ये व्यू ऑर्डर्स को रिमूव करना है, हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे इसकी साइड बार में, जो एडमिन की साइड बार पड़ी हुई है, ये साइड बार है, ठीक है, इसमें आपको उन्होंने बोला हुआ है, अगर व्यू ऑर्डर का बोला है, आप देखोगे यहाँ पे ये है व्यू ऑर्डर, ठीक है, इसका रेफरेंस कहाँ बना हुआ है, आप यहाँ से पहले ये पूरा जो है वो डिलीट करोगे, ठीक है, उसके बाद आप इंडेक्स पेज पे जाओगे और यहाँ पे आपका व्यू ऑर्डर का पड़ा होगा कोड, ये इसको आप इतना सारा डिलीट कर देंगे। और अगर वो आपको कहती हैं कि ये आपकी साइड बार है, इसके अंदर कोई और मुझे ऑप्शन ये पॉइंट इसका बना के दें, कोई ड्रॉप डाउन बना के दें या कुछ भी ऐसी चीज़ बना के दें, जैसे अब मैं यहाँ पे फीडबैक का एक बना के आपको दिखा देती हूँ। तो आपने क्या करना है, पहले आपने जाना है साइड बार के अंदर, ठीक है, जैसे हमने ये किए हुए यूज़, ये वाला CSS एडिटर का मैं किया हुआ, यहीं पे मैं कर लेती हूँ, LI एक बनाऊंगी, ठीक है, और
ये लिंक लग गया, ये एल आई है। और इसके अंदर हम एंकर टैग का एक बनाएंगे, ठीक है। इस एंकर टैग के आप ऊपर करोगे इंडेक्स डॉट पी एच पी, रेफरेंस अब बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा, और हम फीडबैक बनाने लगे हैं, फीडबैक का पेज, तो यहाँ पे फीडबैक मैंने लिख दिया। उसके बाद बाकी जो है ये काम आपका आ रहा है, ये इटैलिक में करना चाहो वैसे कर लो, अगर सिंपल आप सी एस एस के जैसे लगी हुई है वैसे लिखना चाहो वैसे आप यहाँ पे उसको लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फीडबैक लिख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे लिखने के बाद आप ये देखो ये फीडबैक आ गया। अब ये बिल्कुल उस तरह से तो नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें हमने ये आइकन भी लगाया हुआ है और उसके स्टाइल भी थोड़ा चेंज किया हुआ है। मैंने बाकी की चीज़ें उसकी नहीं वर्किंग की, मैंने जस्ट सिंपल सिंपल बना के बताया आपको कि इस तरीके से वो आपसे बनवा सकती हैं, इसके अंदर ऐड भी करवा सकते हैं। अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी मेरे पास वो खाली पेज शो करवाएगा। ऊपर मेरे पास क्योंकि वो रेफरेंस दिखा रहा है जो हमने बनाया है, इंडेक्स डॉट पी एच पी के ऊपर रेफरेंस है। अब यहाँ तक हो गया काम। अब हम इंडेक्स पेज के ऊपर भी इसको जो है ना कॉल करेंगे उसको, वो मैं यहीं पे आपको करके दिखा देती हूँ। इसके डिलीट वाले के बाद ये इफ़ की हम कंडीशन चला रहे हैं, और इफ़ की कंडीशन के अंदर आप इस सेट यूज़ करते हो पहले, ठीक है। इस सेट के अंदर आपका गेट का ही वेरिएबल आना है, हम वो लिख लेते हैं। और इसके बाद जो आपकी आनी है वो ब्रैकेट सिंगल कोट्स आएंगे, और हमने जो वहाँ पे गेट किया है वो अपना रेफरेंस बनाया हुआ है ये वाला फीडबैक का, ये आ जाएगा यहाँ पे। और फिर इस वाले एरिया के बाद आपको ये जो जहाँ पे जो कोड लिखना है ना, इस कोड की जगह पे आपने पेज इंक्लूड कर देना है, पेज का लिंक बना देना है। हम ये पाथ बना रहे होते हैं, अपना पाथ सेट कर रहे होते हैं, और इसके अंदर जो भी आपने पेज बनाया होगा उसका नाम दे दें, जैसे फीडबैक डॉट पी एच पी आ गया। तो ये आपका बन गया एक लिंक भी, और पेज का लिंक भी लग गया और सारा कुछ हो गया। अब हमारे यहाँ पे पेज तो है नहीं, इस वजह से उसने यहाँ पे ये खाली ही दिखाना है। लेकिन जब आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, वो आपको दिखाएगा। ये अभी पेज हमारा नहीं ना है, इस वजह से ये एरर दे रहा है। पेज वगैरह बन जाएगा, उसके ऊपर चीज़ें आ जाएंगी तो फिर ये एरर नहीं देगा। अब वो कह रहा है कि मुझे जो है ना वो ये फीडबैक डॉट पी एच पी का पेज नहीं मिल रहा, ये किधर है हमारी वो, ये देखो नो सच फाइल और डायरेक्टरी के इस नाम की कोई भी फाइल हमारी डायरेक्टरी में नहीं पड़ी हुई। तो ये इस तरीके से आपका ऐड होना है, सारा कुछ होना है। और अगर वो पेज आपको कहती हैं या कुछ पेज बनाना है तो आपने एडमिन एरिया में ही आपने उसको पेज बना देना है। ये मैंने बना दिया, वापस जाओ रिफ्रेश करो तो ये देखो अब मेरे पास एरर जो है वो रिमूव हो गया। अब खाली हमारा वो पेज है, इस वजह से वो खाली पेज की वजह से वो खाली दिखा रहा है। मैं अगर कुछ इसके ऊपर लिख देती हूँ और पेज रिफ्रेश करती हूँ तो ये अभी इस नैब बार के पीछे वो एफ वाला जा रहा है। यहाँ पे करती हूँ मैं, ये देखो ये आ रहा है उसी पेज के ऊपर, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक कि किस तरीके से हमने साइड बार के अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है और किस तरीके से हम पेज बना के उसका काम करेगा। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है क्योंकि मोस्टली फाइनल वाईवे के अंदर इस तरीके से साइड बार में या ऊपर नैब बार के अंदर कोई ना कोई चीज़ वो लोग बनवाते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ बना के दिखाओ, इसके अंदर ऐड करके दिखाओ। समझ आ गई है इसकी आप सबको? किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी जो समझ ना आ रहा हो दोबारा वो पूछ लें। उस्मान आपको और हिना आपको समझ आ गई है क्योंकि आप दोनों के प्रोजेक्ट में ये चीज़ है। जी मैम देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग अच्छा बार बार हिना मुझसे एक क्वेश्चन 2 दिन से कर रही है डाटा टॉगल और कोलैप्स के बारे में। कोलैप्स का आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज़ को हम मर्ज कर देते हैं या इकट्ठा कर देते हैं, समेट देते हैं, उसके लिए हम कोलैप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और डाटा टारगेट से आपको साफ पता चलता है कि हम किसी चीज़ का डाटा टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। उससे इसका मतलब ही टारगेट करना है, कहीं पे भी पड़ा हुआ डाटा
जहाँ पे भी ये इसके अंदर हमने आईडी कॉल करवाई हुई है, तो इस आईडी के अगेंस्ट जो भी डाटा पड़ा होगा ये उसको टारगेट करेगा। तो ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। टोगल का मतलब भी होता है इकट्ठा करना, और क्लैप्स का मतलब भी इकट्ठा करना होता है। इसके अलावा अगर हम बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप 4 में एक बर्गर नाम की क्लास आती है, ठीक है, बर्गर। उससे उसका मकसद भी यही होता है, डाटा को इकट्ठा कर देना होता है, समेट देना होता है। अब ये जो आईडी यहाँ पे हमने कॉल की ना, ये बनी हुई है आईडी। इस आईडी के अंदर हमारी एलआई के अंदर ये हमारा डाटा पड़ा है, और ये इसको हमने यहाँ पे कॉल कर दी। अब जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो वो आईडी ये देखो हमारे पास एक्सपेंड हो जाती चीज़ें, और इस पर क्लिक करें तो ये सिमट जाती हैं वापस। इस चीज़ को बनाने के लिए किया है। जब ये सिमटी हुई है तो ये कोलैप्स में है। जब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तब हमारा डाटा टारगेट होता है, ठीक है, यानी इस पे क्लिक करने की वजह से ये वाली आईडी पे क्लिक होता है, इस आईडी पे, और इस आईडी के अंदर जितना ये डाटा पड़ा हुआ है वो उसको हमें डिस्प्ले करवा देता है। जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो ये उसको डिस्प्ले करवा देता है एक्सपेंड करके। इसका ही ना आपको अब कंफ्यूजन इसकी दूर हुई है कि नहीं? क्योंकि आप उस दिन की वो बटन का भी कह रही हैं, बटन भी रिमूव कर दें, बटन भी रिमूव कर दें, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। अगर हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं तो बाकी जगहों पर भी इसको यूज़ किया हुआ है हमने, बाकी जगहों पर भी ये यूज़ हो रहा है। और तसव्वुर भाई, आपका जो प्रोजेक्ट है ना, आपके प्रोजेक्ट में भी ये चीज़ बनी हुई है। फ़र्क इतना है कि इनके जो है ना, ये डिव वगैरह हमने और यूएल वगैरह यूज़ करके, ये चीज़ें यूज़ करके बनाया हुआ है। आपके वाले में मैंने बटन बना के उस बटन के ऊपर जो है मैंने क्लैप्स और डाटा टारगेट किया हुआ है, ठीक है। इनके एंकर टैग है और आपके वाले में बटन है। दोनों में ही एक ही चीज़ काम कर रही है, लेकिन दो अलग अलग मेथड्स के साथ वो काम कर रही है। फिर आ जाते हैं हम इंसर्ट प्रोडक्ट के फॉर्म के ऊपर। अच्छा, ये जो चीज़ आ रही है ये ब्रेड क्रम्ब है। ब्रेड क्रम्ब हम उस चीज़ को कहते हैं कि आप जिस करंट पेज पे होते हो ये उसको डिस्प्ले कर रहा होता है। और ये मैंने सिर्फ HTML बूटस्ट्रैप के थ्रू लिखा हुआ है, इसको मैंने जो है ना डेटाबेस के थ्रू नहीं लेकर आई। ये अगर हम देखें ऐड प्रोडक्ट वाला, इंसर्ट प्रोडक्ट में ये, अच्छा जी, ये देखें ये बना हुआ है हमारा डैशबोर्ड का ये ब्रेड क्रम्ब जो है ये, और इसके ऊपर ये मैंने लिखा हुआ है तो ये डिस्प्ले करवा रहा है। अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं यहाँ से इसकी ये पूरा ये 20 से 34 तक का रिमूव कर देती हूँ। तो ये आप देखो ऊपर से रिमूव हो गया वो ब्रेड क्रम्ब का। आपको पता होना मतलब ये सिर्फ डिस्प्ले किया हुआ है? हाँ जी, मतलब कि सिर्फ डिस्प्ले किया, कोई हाँ जी, सिर्फ फंक्शनैलिटी नहीं है। लाइक जी, ब्रेड क्रम्ब तो ही काम कर रहे थे ना, आपको डिक्शनरी दे देते कौन सा पेज है। हाँ जी, ये सिर्फ इसलिए हम लोगों ने बताया हुआ है कि हम उस वक्त करंट किस पेज पे मौजूद हैं ये दिखाया हुआ है। और ये जो आपका फॉर्म है इसके इर्द गिर्द ये आपको एक ग्रे लाइन बैकग्राउंड में डिस्प्ले आ रहा है, और ये बॉर्डर बना हुआ है। ये हमने पैनल बनाया हुआ है अपना। एक तो होता है टेबल, टेबल नहीं बनाया, ये पैनल बनाया हुआ है। पैनल में ये हेडिंग आ रही है, ठीक है, उसके बाद ये वाइट एरिया जितना भी आ रहा है ये सारी उसकी बॉडी आ रही है। ये देखें पैनल है, पैनल को हमने कलर दिया हुआ है बूटस्ट्रैप का डिफ़ॉल्ट वाला। मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप के अपने जो कलर हैं, एक डिफ़ॉल्ट है, लाइट है, ठीक है, प्राइमरी है, डेंजर है, वार्निंग है, सक्सेस है, 6 कलर्स हैं उसके। तो यहाँ पे आप पैनल को जो कलर दोगे वही आ जाएगा। जब बूटस्ट्रैप के अगर आपने कलर यूज़ करने हैं ना, तो पहले आपको वो चीज़ का नाम देना पड़ेगा जिसके ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, कोई चीज़ आपकी बनी हुई है। फिर उसके बाद आप उसी नाम को दोबारा लिखोगे, क्योंकि हमने अब इसके साथ अपने बूटस्ट्रैप के कलर को जोड़ना है, तो उन दोनों को जोड़ के आप कलर बना सकते हो। अभी हमने डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ है तो ये ग्रे शेड में आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर सुपरवाइज़र आपको कहती है तो ये अच्छा, कलर अगर वो कहती है कि ये बूटस्ट्रैप नहीं, आपने इनलाइन बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो वो किसका कहती हैं भी बैकग्राउंड कलर? ऐसे ही हो जाएगा कि इससे भी इसी का मतलब कि अभी तो हम बूटस्ट्रैप का चेंज कर रहे हैं ना। हाँ जी, तो अगर वो कहती हैं कि बूटस्ट्रैप वाला नहीं करना, अगर वो आपको कहती है कि रेड कलर कर दो,
या वो पर्पल कलर कह देती हैं, या आपको कह देती हैं कि बूटस्ट्रैप के कलर नहीं यूज़ करना है, कोई भी और कलर यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप करोगे ये क्लास रिमूव करोगे, ठीक है। क्लास रिमूव करने के बाद आप आगे आ जाओगे, इस जो आपके इन्वर्टेड कॉमास है ना, इनसे बाहर आओगे और यहाँ पे आके आप स्टाइल बनाओगे। ये चीज़ नोट करनी है, स्टाइल जब आपने लिखना है ना सीएसएस के लिए, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखा है। कुछ लोगों के पूरा ऐसे लिखा हुआ होता है एट्रीब्यूट, कुछ लोगों के सिंपल ए लिखा होता है। अब स्टाइल दो तरह शो हो रहा होता है, एक इस तरीके से, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं तो ये टैग के तौर पे भी यूज हो रहा होता है। ये देखो, हमने टैग नहीं लेना, हमने जब भी सीएसएस अप्लाई करनी है किसी भी लाइन के अंदर, ये इन लाइन हम सीएसएस कर रहे हैं तो हमें एट्रीब्यूट यूज करना है, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे आप जो है वो इसका बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लगाओगे, और जो भी कलर आप लगाना चाहते हो, जैसे ये मैं येलो लगा रही हूँ तो वो लगा के कंट्रोल एस करोगे, और उसके बाद कंट्रोल 5, तो ये उसका पीछे से सारा कलर आ रहा है क्योंकि हमने उसके पैनल के ऊपर लगाया है, हमने उसकी पैनल हेडिंग पे नहीं लगाया। अगर पैनल हेडिंग पे लगाना है तो इसी चीज़ को आप उठाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये उसकी हेडिंग पे लग गया, ठीक है। क्लियर होगी ये बात। जहां पर भी जिस ठीक है ना जी। जहां पर भी आपको ये वर्ड्स नजर आए, सक्सेस, प्राइमरी, डेंजर, वार्निंग और डिफॉल्ट और इसके अलावा लाइट, उसका मतलब आप समझ जाओ, और उसके साथ इस तरीके से कोई वर्ड लिखा हो, ठीक है, तो उसका मतलब आप समझ जाओ कि ये कलर लगे हुए हैं। अब जैसे हमारा ये देखो बटन है, इसके लास्ट में ये वाला, तो इस पे कलर लगा हुआ है प्राइमरी, मैं दिखाती हूँ। ये हमारा वो बटन है, ठीक है, ये उस बटन के इनपुट के थ्रू मैंने वो बटन बनाया हुआ है। और इसके अंदर ये देखिए उसने क्लास बनाई है बीटीएन की, यानी कि हमारा बटन है, और बीटीएन पे उसने प्राइमरी कलर दे दिया है, ब्लू कलर। यहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हो, और अगर आपने मतलब पूरा कलर लगाना है तो फिर आपको इसको रिमूव करके ये पूरी इसकी क्लास को, यहाँ से इतनी क्लास को, और फिर आप जो है वो स्टाइल दे के इधर तो वो कलर लगा सकते हो, ठीक है। हर पेज पे ये इसी तरीके से बना हुआ आ रहा है। अच्छा, ये इनपुट फील्ड्स आपको बता चुकी हूँ, हर बार ये बताइए। ये जो हमने कैटेगरी बनाई हुई है, ठीक है, ये ड्रॉप डाउन के तौर पे ये सिलेक्ट के साथ बनाई है, सिलेक्ट का टैग है, और सिलेक्ट के टैग के अंदर हमने ऑप्शंस के टैग लिखे हुए हैं, और ऑप्शंस के टैग के अंदर ये बनाया हुआ है। ये दिखा देती हूँ, ये देखें लेबल, हमने प्रोडक्ट कैटेगरी का जो नाम यहाँ पे दिखाया हुआ है ये वाला आ रहा है लेबल में। उसके बाद हमने 6 के कॉलम लिए हुए हैं, 6 के कॉलम के अंदर हम अपने सिलेक्ट की कैटेगरी बना रहे हैं, वो टैग लिया है हमने सिलेक्ट का, ये यहाँ पे ओपन हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है। इसके अंदर हम नेम दे रहे हैं उस प्रोडक्ट का, मतलब हम अपनी कैटेगरी को एक नेम दे रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो फ्रंट एंड है वो पीएचपी के साथ लिंक करना है। फिर फॉर्म कंट्रोल की हम क्लास बना रहे हैं, ये क्लास मैंने आपको बताई थी कि आपकी इस इनपुट फील्ड के ऊपर वो सीएसएस अप्लाई कर देती है, जो बूटस्ट्रैप की वजह से बनी हुई है। अदरवाइज आपको खुद यहाँ पे जो है ना वो सीएसएस अप्लाई करनी पड़ती है, और वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। इस वजह से हम बूटस्ट्रैप की एक छोटी सी जो है ना वो क्लास लगा के अपना काम निकाल लेते हैं। अब इस सिलेक्ट के जो टैग है ना, इसके अंदर हमने ऑप्शन का टैग लिया हुआ है, और ऑप्शन के टैग्स के अंदर हम बताते हैं कि कितने मतलब हम चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब इस ऑप्शन के टैग के बाद ना हमने यहाँ पे यूज़ कर दी हुई है पीएचपी, क्योंकि हम अपनी कैटेगरीज ले रहे हैं पीएचपी के थ्रू। लेकिन अगर आप मेरे को मैम कहती हैं ड्रॉप डाउन बनाने को, तो सिंपल आप लोग क्या करोगे, ये मैं एक न्यू पेज पे बता रही हूँ, पेज मेरा सेव नहीं है इस वजह ये से, डिसेबल और सिलेक्ट, एक मिनट रुक जाए। ये आपकी सिलेक्ट की क्यूरी बन रही है, मतलब ड्रॉप डाउन आपका बन रहा है। अगर ये मैं इसको सेव कर दूं किसी जगह पे, एडमिन वाले में सेव कर देती हूँ। अच्छा, ये देखो अब ज़रा,
ये हमारा पेज आ गया, अभी तक खाली है, सिलेक्ट हमने बनाया है वहाँ पे, तो इसकी वजह से ये ड्रॉप डाउन बन गया है। ठीक है, सिर्फ मैंने ये देखो सिलेक्ट ही लिखा है, अभी इसके अंदर और कुछ नहीं लिखा। तो इसके अंदर ये करने के बाद आप करोगे ऑप्शन, ऑप्शन के टैग में आप उसको बताओगे कि सिलेक्ट कैटेगरी या कुछ भी आप देना चाहो वो दोगे। ये आपके उसके लिखा हुआ आ गया। अब इसके बाद आप दोबारा फिर यहीं पे ऑप्शन बनाओगे, ऑप्शन के टैग, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ काउ, लिख देती हूँ। सेम इसी को ही आप नीचे फिर बनाओगे, यहाँ पे एक कैट लिख देती हूँ। पेज रिफ्रेश किया है तो ये देखें अब इसके नीचे कैटेगरीज आ रही है, आपका ड्रॉप डाउन बन गया। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, मैं मुश्किल वाला ड्रॉप डाउन आपको नहीं बता रही, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल वाला ड्रॉप डाउन भी है, लेकिन मैं आप चाहती हूँ कि जितना आप लोगों के लिए आसान हो सके आप लोग उतना कर सको। अब मैंने आप लोगों के सामने देखो यहाँ पे न्यू पेज भी बनाया, उस पेज को मैंने यहाँ पे, हालांकि ये पेज हमारा सर्वर के अंदर ही बना हुआ है। ठीक है, और उस पेज को मैंने कैसे यहाँ पे ओपन किया है वो भी मैंने दिखाया कि जिस लोकल होस्ट लिखा, फिर अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा, फिर जिस हमारे फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ था वो लिखा है नाम उसका, और फिर उसके अंदर जिस नाम की हमने फाइल बनाई थी वो लिख के और .php हमने लगा दिया। इस तरीके से आपका जो है ये पेज ओपन होना है। इस पेज को हमने किसी जगह पे लिंक नहीं करवाया, इस वजह से ये कहीं पे भी लिंक के तौर पे ओपन नहीं होना, किसी लिंक के साथ ओपन नहीं होना, आपको इस तरह मैन्युअली ही इसको ओपन करना पड़ना है। बाकी अब आगे बात करते हैं हम दूसरी चीज़ों की। आ जाते हैं वापस इसी पे, ये ड्रॉप डाउन आ गया। ये जो आपकी आ रही है प्रोडक्ट इमेज की जो है ये इनपुट लगी हुई है, इसमें हमने सिर्फ क्या किया है कि आप जैसे पहले टेक्स्ट वाला लिखते थे, इनपुट फील्ड में टेक्स्ट लिख देते थे, ईमेल के लिए आप उसकी टाइप जो है वो ईमेल की लिख देते थे। इमेज का अगर आपने कहीं लगाना है तो वहाँ पे आप ये फाइल लिखोगे, टाइप उसकी फाइल लिखोगे, तो आपके जो भी वो है टेक्स्ट बार इनपुट फील्ड जो है वो आपकी फाइल की तरह बन जाएगी। अब अगर मैं फर्ज करो मैं इसी पेज पे बना के आपको दिखा देती हूँ, ये भी इनपुट का टैग है और यहाँ पे मैं टेक्स्ट पहले लिखती हूँ, ये हमारी टेक्स्ट की बन गई। आप कुछ भी इसके अंदर इंसर्ट करो, लिखा जा रहा है। ठीक है, ईमेल करते हो तो ईमेल में जब तक आप @ का साइन नहीं लगाओगे तब तक आपके वो डाटा सबमिट नहीं होगा। अब मुझे बनानी है इमेज के लिए वो फाइल टाइप, जैसे आपकी असाइनमेंट सबमिट होती है उस तरीके से मैंने बनानी, तो मैंने जस्ट फाइल लिख दिया इसके अंदर। ये खुद ब खुद देखे, मैंने ये चीज़ तो नहीं लिखी थी नो फाइल चूजन, ये भी नहीं लिखा था ना, मैंने लिखा हुआ था चूज फाइल, सिर्फ मैंने यहाँ पे टाइप उसकी फाइल ही लिखी है और वो बाकी चीज़ें अपने आप आ गई हैं, क्योंकि हमें HTML वगैरह में ये इनपुट फील्ड प्रोवाइड करती है ये चीज़ें। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँ या मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, मेरे पास ये चीज़ें आ रही हैं और मैं अगर फाइल सबमिट कर रही हूँ तो इसकी फाइल जो है वो सबमिट भी होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई बटन लगाया होता सबमिट का, उस पर क्लिक करती तो वो फाइल सबमिट भी होती हमारे डेटाबेस में, हमारे सर्वर में, हर उस जगह पे। तो इस तरह से आपकी ये फाइल की इनपुट फील्ड बनती है, ये मुश्किल नहीं है। ये वाला जो आपका पोर्शन आ रहा है ना, ये मैंने लगाया हुआ है टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया का हमारा टैग लगा हुआ है, जैसे इनपुट फील्ड का लगा हुआ है इसी तरीके से हम जो है वो टेक्स्ट एरिया का लगाते हैं। और इसके अंदर आप अगर कुछ लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, और फिर अगर आप क्लासेस देना चाहते हो तो इसी के ऊपर आप उसको दोगे। तो ये देखें ये इसके अंदर आ गया। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, नहीं लिख सकते, आप इसको जितना मर्जी बड़ा कर लो, ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। जब पेज आप रिलोड करोगे ये वापस उसी जगह पे चला जाएगा। आप इसको नहीं लिखना चाहते, इसको रिमूव कर दो, ठीक है, और सेव करके आप इसके अंदर जो भी जितनी भी चीज़ें लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। इसके अंदर भी हमने लिमिट भी लगाई होती है। अब ये देखो मैंने काफ़ी ज़्यादा लिख दिया है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से करती हूँ ये मुझे ऑप्शन देता है ड्रॉप डाउन की सिलेक्ट करने की। और यहाँ पे जो मैंने आप लोगों का बनाया हुआ है टेक्स्ट एरिया, प्रोडक्ट प्राइस है और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, ये मैंने टेक्स्ट एरिया बनाया है। ठीक है, और इसको वो नेम की वैल्यू दे दी है। और बाकी मैंने जो इसके ऊपर काम किया हुआ है ना,
ये इसके कंट्रोल लेबल और इस सारे के साथ मैंने CSS के थ्रू किया हुआ है काम। मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी बना के टेक्स्ट एरिया के टैग के ऊपर बना के वो मैंने CSS में लगा दिया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर CSS की हुई है। तो इस वजह से ये जो है ना आपके पास इस तरीके का बना हुआ आ रहा है, ठीक है। पावर बाय टिनी के नाम से मैं इसको आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे ये, इसी को ही लेके और कंट्रोल शिफ्ट और F प्रेस किया है मैंने, तो ये मेरे पास आ गई है। यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ तो सर्च करती हूँ तो ये उसके जहाँ पे भी पड़ी होगी वो मुझे दिखा देगा। लेकिन अभी ये इसको कहीं पे भी नहीं उसने दिखाया, 0 मैचेस उसने कर दिए। क्योंकि ये वाला वर्ड जो है ना ये कहीं पे ऐड नहीं है, बाकी चीज़ें आपकी जो है वो दिखा देती हैं। इसमें भी एक लिमिट आपकी होती है, उस लिमिट के हिसाब से आपने जो है वो अपना इसको लिखना होता है, जो लाइंस होती हैं, ठीक है। मैंने वो लिमिट इसकी रिमूव कर दी है यहाँ से। वो इस टेक्स्ट एरिया के अंदर ही हम क्लास दे के वो लिमिट्स लगा देते हैं कॉलम की और रोज़ की, तो फिर उतने कॉलम और रोज़ में ही लिखा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं लिखा जाता। तो मैंने वो चीज़ें रिमूव कर दी। ये टेक्स्ट बाय टिनी वाला भी इस वजह से आपको डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि ये मैंने चीज़ें रिमूव कर दी। वो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी उसके ऊपर, तो उनकी वजह से जो है ना वो 2-4 लफ्ज़ लिखे जाते थे, उससे ज़्यादा फिर वो लिखा नहीं जाता था। तो डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी होती है, डिस्क्रिप्शन कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो इस वजह से वो चीज़ें रिमूव की हैं मैंने, ठीक है। यहाँ तक आपको इसकी समझ आ गई? जी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के सुपरवाइजर पूछ सकती है कि हमने यहाँ से डाटा इंसर्ट किया, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद वो डेटाबेस के किस टेबल में जाएगा? आप लोगों ने सबसे पहले ख्याल रखना है आप किस पेज पे हो, ठीक है। उसका नाम यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके अंदर जब हमने ये रेफरेंस के साथ पेजेस लिंक करवाया होता ना, फिर .php लिखा हुआ नहीं आता, फिर सिर्फ आपका वो रेफरेंस वाला वर्ड ही नज़र आता है। तो आपने ये देख लेना है कि आप किस वो पेज के ऊपर हो, ठीक है। उसका मतलब है कि आप प्रोडक्ट्स इंसर्ट करवा रहे हो। तो आपने यहाँ से क्या करना है, डेटाबेस में जाना है। अपनी डेटाबेस के अंदर आप चेक करोगे, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड टेबल है, यानी कि हमारी जो भी प्रोडक्ट्स ऐड होनी है वो इस टेबल के अंदर ऐड होनी है। अगर कैटेगरी ऐड होनी है तो वो इसके अंदर ऐड होनी है, अगर ब्रांड होनी है तो वो इसके अंदर ऐड होनी है, ठीक है। ये प्रोडक्ट की कैटेगरीज एक ये, ठीक है, दोनों में अलग अलग हम ऐड करवा रहे हैं तो उसी जगह पर वो जानी है। तो इस चीज़ का जो है वो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि उन्होंने अगर पूछा डाटा आपका किस पेज पे जा रहा है, तो आप जिस पेज पे मौजूद होगे उसकी डेटाबेस में टेबल का नेम देखना है और उसका बता देना है कि ये फ़लाँ टेबल के अंदर आपका जा रहा है। अब जैसे कोई स्टूडेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन करता है, ठीक है, अपना डाटा एंटर करवाता है, तो वो यहाँ पे किस में जाएगा, वो कस्टमर्स में जाएगा, क्योंकि हम कस्टमर वाला ये बना रहे हैं ना, हमारा ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो वो कस्टमर में जाएगा। अगर वो कहते हैं कि डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन डॉक्टर करता है तो वो किस में जाएगा, तो मैंने डॉक्टर रजिस्ट्रेशन के नाम का ही टेबल बनाया तो उसका डाटा इसमें आएगा। अगर हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, ठीक है, हमारा ऑर्डर चला जाता है, कंफर्म हो जाता है, तो वो कस्टमर ऑर्डर के अंदर आएगा। जब तक हम उसको कंफर्म नहीं करते तब तक वो ये कार्ट के अंदर पड़ा होता है यहाँ पे। जब मैं उसको कंफर्म कर दूंगी तो फिर वो मेरे पास यहाँ पे आएगा पेंडिंग ऑर्डर में। जब हम पेमेंट कर देंगे ना उसकी कि हमने पेमेंट कर दिया या हमने कैश ऑन डिलीवरी करने के लिए अपना वो सारा उनको एड्रेस वगैरह हर चीज़ डिटेल्स अपनी दे दी है, तो फिर वो यहाँ से पेंडिंग में से उसका स्टेटस निकल के फिर वो कस्टमर ऑर्डर के अंदर हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी और यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस चेंज हो जाएगा, वो कह देगा कि हमारी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अपॉइंटमेंट अगर किसी ने लेनी है अपॉइंटमेंट में आ रहा है। अगर एडमिन का डाटा है कि एडमिन लॉगिन करना है तो ये हमें मैन्युअली इसका डाटा खुद देना पड़ता है, क्योंकि एडमिन का कोई भी अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन पेज नहीं होता। तो वो जब भी आप कोई वेबसाइट परचेज करते हो उसके लिए आपको होस्टिंग डोमेन लेनी पड़ती है, तो आपको सी पैनल एक मिलता है, ठीक है। उस सी पैनल के थ्रू आप जो है अपनी वो वेबसाइट अपलोड करते हो और उस वेबसाइट का आईडी पासवर्ड बनाते हो। तो ये चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कि आपका डाटा अगर वो पूछें कहाँ जा रहा है इंसर्ट किया हुआ तो वो किधर जा रहा है, वो इन टेबल्स में आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जैसे अब प्रोडक्ट्स वाला तो हो गया, हम व्यू के पेज के ऊपर आ रहे हैं, तो इसका डाटा जो है वो किस पेज से आ रहा है,
ठीक है, आपसे अगर वो ये क्वेश्चन करे कि ये जो डाटा है ये किस पेज से आ रहा है, तो हम प्रोडक्ट के पेज के ऊपर हैं तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट के टेबल से आ रहा है। आप अपनी डाटाबेस ओपन करके उन्हें दिखा दो कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट्स का टेबल है, इस टेबल के अंदर हमारा डाटा वहाँ पे आ रहा है, फैच हो रहा है। ठीक है, फैच हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि ये वहाँ से आ रहा है, जो भी आपको लफ्ज़ याद रहे उस हिसाब से आप बता सकते हो। ये हर एक पेज का इसी तरीके से आता है। अच्छा, अब अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है पूछ लें ताकि फिर हम अगले पेज पे काम करें। इंसर्ट वाले जितने भी पेजेस है ना, जैसे इंसर्ट ब्रांड होगी, इंसर्ट पी कैट है, प्रोडक्ट है, स्लाइड है, या टर्म एंड कंडीशन वाला है, या इंसर्ट यूज़र वाला है, इन सब का डाटा, इन सब का यूज़र इंटरफेस वो एक जैसा ही है। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने वही लिखा हुआ है, एक का ही कॉपी करके मैंने डाला हुआ है। सिर्फ इनमें चेंजेस क्या आई हैं, यहाँ पे यूज़र नेम आ गया है, ठीक है, और अगर वहाँ पे वो प्रोडक्ट है तो वहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ गया, यहाँ पे ईमेल आ गया है, और वहाँ पे अगर वो प्रोडक्ट की बजाय वो कैटेगरी है तो वो कैटेगरी वगैरह वाली चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ इनकी पीएचपी चेंज होती है। पीएचपी में भी बाकी ऑलमोस्ट सारा वही आता है जो चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें मैंने बताई थी, ये हमारे फ्रंट एंड में ये जो नेम बने हुए हैं, ठीक है, इन नेम की वैल्यूज़ को हमने वहाँ पे डिफाइन करवाया हुआ है। और उसके बाद जो है हम ये वाली क्यूरी चला रहे हैं, ये क्यूरी हर एक के पेज की डिफरेंट होगी इंसर्ट वाली ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसके टेबल का नेम अलग होगा, टेबल की ये कॉलम्स अलग होंगे, और फिर उन कॉलम्स की वैल्यूज़, ये वाली वैल्यू जो हमने ये बनाई हुई है, डिफाइन की हुई है, ये वाली वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, ये हर एक की अलग होंगी, बस ये इनका फ़र्क है। इसी तरीके से अगर आप एडिट वाले पेज पर चले जाते हो तो सारे एडिट वाले पेजेस का भी वही होगा। ठीक है, जो हमने एक जैसा ही बनाया हुआ है, सिर्फ उसमें क्या फ़र्क आना है, फिर यहाँ पे क्यूरीज का फ़र्क आना है। अब मैंने उस दिन जब आपको फॉर्म बना के दिया था तो मैंने आपको एडिट वाला काम करके भी दिया था। हमने किसी भी पेज को अगर एडिट करना है, फ़र्ज़ करो अगर हमने ये प्रोडक्ट वाले पेज को ही एडिट करवाना है, इसकी चीज़ें करवानी है, तो मैंने जो इंसर्ट प्रोडक्ट वाला हमारा पेज था ना, उसी का सारा डाटा कॉपी करके ना मैंने इस पेज के ऊपर डाला है, और फिर मैंने इसके जो ये फ्रंट एंड है ना, फ्रंट एंड के अंदर मैंने वैल्यू के अंदर इको दे के ना इसका मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स हमारे बने हुए ये सारे वो मैंने यहाँ पे करवा दिया है। ऊपर सेलेक्ट की क्यूरी चलने की वजह से ये आ गया। ये आप वो जो हमारी सेकंड वीडियो थी ना उस दिन, उसके ऊपर लिखा हुआ है लॉगिन फॉर्म वाला भी टेम्पलेट लगा हुआ है। सेकंड वीडियो है हमारी प्रेजेंटेशन के बाद वाली है, उसके अंदर ये देखें जिसमें मैंने फॉर्म बनाना सिखाया है, फॉर्म का डाटा इंसर्ट करना सिखाया है, और उसके बाद जो है हमारा डाटा जो है वो किस तरीके से हमने फॉर्म जो इंसर्ट किया है डाटा वो कहाँ पे किसी और जगह पे लेकर आना है वो सारा सिखाया हुआ है, तो वो इसकी मदद से आ रहा है। दूसरी और तीसरी वीडियो में ये दोनों चीज़ें हैं। एडिट वाला सेम है, डिलीट वाले में भी हर एक का काम सेम है। यहाँ पे भी फ़र्क क्या आना है, एक ये आपका जो रेफरेंस वेरिएबल है उसका वो चेंज होना है, और दूसरा आपका टेबल का नेम और टेबल के अंदर जो कॉलम है उसको चेंज करवाना है हमने। बाकी ये सारा इनका भी कोड सेम है, इस वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये इतने ज़्यादा पेजेस हैं इसके बने हुए तो इन सब की कोडिंग हमें देखनी पड़ेगी तो मुश्किल हो जानी है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। कोड ऑलमोस्ट सबका ही एक जैसा है, सिर्फ वहाँ पे पीएचपी का फ़र्क आता है और कुछ भी नहीं है। सबकी पीएचपी अलग अलग है, इस वजह से वो डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, समझ लग गई? बोल तो दिया करें कुछ आप लोग। जी। हाँ जी, अब ये आंसर किसने दिया है? मैसेज। ठीक है। ओके, किस लिंक की बात कर रही है निदा? जिनका आज वाइवा एक मिनट, क्या है ना आपका क्वेश्चन है, क्या पूछ रही थी? मैं पूछ रही थी जिनका आज वाइवा हुआ था उनसे ज्यादा फ्रंट एंड के क्वेश्चन किए थे कि बैक एंड के भी, ये इंक्लूड वाला के? उससे क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं किए, उसकी सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र को आई थिंक पहले ही मतलब किसी और स्टूडेंट का गुस्सा था या क्या था, लेकिन वो उनसे ज़्यादा उन्होंने इस बारे में क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने जितने 3-4